जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो कि आप सबके लिए आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम रोज आपके लिए एसएससी जीडी के इस काफिले को आगे की ओर ले जाने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। और एसएससी जीडी में आपके सिलेक्शन के लिए जो है लगातार वे में प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो एसएससी जीडी में आज के इस सेशन में मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं T20 सीरीज, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में व साथ एक मिसलिनियस बिंदु के बारे में, जो कि हम हर एक चैप्टर वाइज उठाते आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और फिर हम शुरू करते हैं आज का कारनामा, जो आपके सामने उपस्थित होने वाला है। आज का सबसे बेहतरीन व सबसे खास प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने की 100% जो है पॉसिबिलिटी रखता है, या 100% जो है इसके लिए संभावनाएं व्यक्त करता है कि ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन व लाजवाब कंटेंट के साथ एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और शुरू करते हैं आज का बेहतरीन प्रश्न। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का सबसे बेहतरीन व खतरनाक प्रश्न, जो कि आपसे पूछा जाने की, क्योंकि एसएससी जीडी में ही नहीं, एसएससी सीजीएल में भी अब की बारी जो एग्जाम हुआ है ना भाई, अब जो एग्जाम चले हुए हैं उसमें ये प्रश्न आ चुका है। तो मैंने वहां से भी एक प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं, साथ साथ मिसलिनियस कुछ बिंदु जो हमारे पास पहुंच रहे हैं कि सर ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में आया है अब की बारी, तो वो प्रश्न मैं साथ साथ आपके लिए लेकर चल रहा हूं। साथ ही साथ करंट की आपकी सीरीज चली हुई है, आपने अक्टूबर और सितंबर का कर ही लिया है, साथ अब मंथली करंट अफेयर्स आप पूरा कर लेंगे, साथ जीके का ये पोर्शन, स्टैटिक जीके और जो भी प्रश्न आपके बन रहे हैं मिसलेनियस बिंदु से आपकी तैयारी बन रही है, तो उनके आधार पर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जो है कारगर कर लेंगे। और एसएससी जीडी में अपना जो है अब की बार भाई साहब बहुत, मैं कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट्स किया है, थोड़ा सा भी आपने जो है मेहनत किया है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, और मेरे को पता है कि मेरे विद्यार्थी कितना मेहनत करते हैं, मेरे को ये सब कुछ पता है कि कितने प्रकार से उड़ान क्लासेज आपके लिए मेहनत कर रहा है। पहले शुरुआती में ये प्रश्न जो है आपके लिए एमसीक्यू प्रश्न चल रहे थे, लेकिन फिर आप ही में से कुछ विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आया कि सर साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी हमें दीजिए, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया कि एक एक मिसलिनियस बिंदु उठा लेते हैं। जैसे हमने पूरे पर्वतों के बारे में पढ़ लिया, कल के सेशन में हमने पूरे पठार्स के बारे में पढ़ लिया, यानी कि जितने भी पठार है उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। आज हो सकता है एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग बिंदु जहां से प्रश्न पेपर में आते हैं वो आपसे लेकर पूछ लिए जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिएगा, ये रहा भाई, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? बेहतरीन प्रश्न भाई साहब, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। केदारनाथ और बद्रीनाथ से पूछे गए हैं मंदिरों के गर्भगृहों में निम्नलिखित में से क्रमशः मतलब नंबरिंग से लगाना है आपको, किन देवताओं की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु और शिव। ए आंसर सही होगा, विष्णु और शिव की पूजा होती है। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि आपसे बद्रीनाथ पूछे तो विष्णु की पूजा, और केदारनाथ पूछे तो किसकी पूजा? आपसे शिव की पूजा, महाकाल की पूजा होती है। चलिए अगला प्रश्न, और दोनों ही जगह उत्तराखंड में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारत का जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कौन सी जगह पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में इसका जो है मुख्यालय है, वहां पे ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न ये रहा, सूचना का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इसको 5 स्टार बना लेना भाई साहब, पेपर में जरूर आएगा। एसएससी जो है जीडी जो है, इसके किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा भाई, चाहे अब वो किसी भी शिफ्ट में पूछे, मैं ये नहीं कहता कि आप ही के में पूछा जाएगा, लेकिन किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखो, बेहतरीन प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? एसबीआई बैंक, SBI। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, देखना यहां से कैसे याद रखना है आपको।
जितने भी बैंक हैं भारत में, जितने भी बैंक हैं और उनके लास्ट में आई आता है, क्या आता है? आई आता है। तो आप प्रश्न आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रश्न को आराम से उड़ा देंगे, लेकिन आपको प्रश्न नहीं आता और जिसके बैंक के लास्ट में आई आता है तो उसका आंसर रट लेना, कहां पे मिलेगा? मुंबई में ही मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर जिनके आई लास्ट में आता है उनका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। जैसे आरबीआई, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसने बैटरी का आविष्कार किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बेहतरीन, लाजवाब प्रश्न, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। बैटरी का खोज जो है, आविष्कार जो है, ये वोल्टा ने किया था। किसने किया था? वोल्टा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और देखना भाई, पिछले प्रश्न में ये जो रोंटगन दे रखा है ना आपको, ये वाला, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है भाई। एक्स किरणों की खोज किस, कौन सी की? एक्स जो किरण होती हैं, एक्स किरणों की खोज करने वाले कौन थे? रोंटगन थे। ये याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में एसएससी पूछ चुकी है। अगला देखो, वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को कहा जाता है, जो वायुमंडल के अंदर जो घटनाएं होती हैं उन सबको क्या कहा जाता है? यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ज्योतिष के नाम से, मौसम विज्ञान के नाम से, भूकंप विज्ञान के नाम से, खगोल विज्ञान के नाम से। तो क्या होगा? मेटियोरोलॉजी, यानी कि मौसम विज्ञान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये रहा, किन यूरोपियंस ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? यानी कि कौन से यूरोपियंस थे? प्रश्न को कितना घुमाया, देखो एसएससी ने ऐसे प्रश्नों को ऐसे घुमाती है एसएससी, तो इतना घुमाया गया प्रश्न को कि ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है भाई, एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है ये। ठीक है, सीएचएसएल के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। तो आप देखना ध्यान से इसे कि ये जो प्रश्न इसमें आपसे देखो कितना घुमा रखा है, प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले, यानी कि आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजने वाले कौन थे? सीधा प्रश्न पूछता तो ज्यादातर विद्यार्थी आराम से आंसर दे देते, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न को तो और वहीं पे आप घूम जाते हैं। थोड़ा सा एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़े, है ना, प्रश्न को पूरा पढ़ना है और आराम से पढ़कर फिर आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें आजकल पेपर में एग्जामिनर नहीं वाला प्रश्न बहुत बार पूछ रहा है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न जो है उनके अंदर कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा पढ़ लेता है प्रश्न को, सीधा जो है वाला लगा देता है कि कौन सा है, बस तामझाम गोल हो जाता है, फिर लास्ट में आंसर आता है भाई साहब ये आया, ये हाल हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो देखो ध्यान से, भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो वही तो सबसे पहले प्राथमिक जो है समुद्री केंद्र जो है, सामुदायिक केंद्र जो है स्थापित करेंगे भारत में व्यापार के लिए। तो भारत में सबसे पहले आने वाले व्यापारियों के बारे में, यूरोपियंस के बारे में पूछ ले तो आपसे कौन थे? यूरोपियंस व्यापारी कौन आने वाले थे? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे पहले पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे, जो कि अपने एक जहाज, जिस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल, उस साओ गैब्रियल नाम के जहाज के माध्यम से भारत में आए थे, जो कि वास्को डी गामा 1498 के अंदर 17 मई 1498 को भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। और उनका भव्य स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो उनका जो है स्वागत किया गया था कालीकट के राजा जुमोरिन के द्वारा। किसके द्वारा? जुमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? कौन सा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज तिलक हुआ, 2 बार सिंहासन के लिए ताजपोशी की गई? तो कौन सा था? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? आप देखिएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार तो देखो इसका राज्याभिषेक कब होता है? 1658 में होता है। एक बार कब होता है? 1659 में होता है। तो 2 बार, एक बार आगरा में करवाया, एक बार दिल्ली में करवाया। ठीक है, तो 2 बार इसने राज्याभिषेक करवाया था। एक बार अपने पिताजी की जो है जेल के अंदर कैद करके अपने पिताजी को और फिर राज्याभिषेक करवा लिया था। और एक बार अपने बड़े भाई दारासी को, जिसे आप लघु अकबर या मिनी अकबर कहते हैं, उसको मारने के बाद में, उसके नाम का खुतबा पढ़वाने के बाद में जो है उसे दिल्ली की जनता के अंदर जो है उसकी डेड बॉडी को सरेआम घुमाया था औरंगजेब ने।
उसी के बाद में उसने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। तो डी आंसर जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, झूम कृषि खालिस्तान से संबंधित है। झूमिंग कृषि से पूछा गया, झूमिंग कृषि किससे संबंधित है? छत खेती से, सीढ़ीनुमा खेती से, स्थानांतरण से, या जामुन की खेती से? किससे संबंधित है भाई साहब झूम खेती? तो स्थानांतरित कृषि को ही क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। ट्रांसफर कृषि जो होती है इसी को आप क्या कहते हैं? तो इसे ही आप किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गलत जोड़ा बताइए। भाई साहब जोड़े का प्रश्न आ गया। अब देखो जोड़े का, ऐसे एग्जामिनर भी ऐसे प्रश्न बनाकर ना हमारे आनंद लेता है, हमारे मजे जरूर लेता है, क्योंकि जोड़े का प्रश्न जब आता है तो आपके मन में अलग ही से ख्याल उठते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। अब देखिएगा जोड़े का प्रश्न, मैं कह रहा हूँ ना उड़ान क्लासेज की ये सीरीज ज्वाइन कर लीजिए भाई साहब, जोड़ा बनवा देंगे आपका, है ना, ये ध्यान रखना आप। एसएससी जीडी की ये सीरीज ज्वाइन कर लो आप, तो बस आपका जोड़ा तैयार है, क्योंकि एसएससी जीडी में सिलेक्शन हम देंगे, आपको पता है कंफर्म सिलेक्शन होगा यहाँ से, और सिलेक्शन होगा तो भाई साहब सीधी सी बात है जोड़ा भी मिलेगा और साथ फॉर्चूनर भी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बांदीपुर जो है अभ्यारण्य जो है या राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में, एकदम सही है। सरिस्का राजस्थान में है, एकदम सही है। अन्नामलाई जो है ये तमिलनाडु में है। लेकिन पेरियार कहाँ पे है? तो ये पेरियार कहाँ पे हो जाएगा? केरल इसके अंदर है, यानी कि केरल के अंदर जो है पेरियार है। तो राइट आंसर, गलत पूछा है ना कि सही, ये ध्यान रखना। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी आंसर सही गलत हो जाएगा इसका, और जो ये है राइट आंसर माना जाएगा। देखो अगला प्रश्न, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ओरंग नेशनल पार्क, बड़ा बेहतरीन प्रश्न। अभी इसे एक पुरस्कार दिया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि कौन सा पुरस्कार या किस सम्मान से इसे नवाजा गया है। ठीक है, तो इस सम्मान के बारे में हम बात करें तो देखिएगा ये ओरंग नेशनल पार्क। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि नेशनल पार्क का एक वीडियो हमारे जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर है, जिसमें आप पूरे के पूरे मैराथन वीडियो है, लगभग ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मैराथन तो नाम ही रखा गया, आधे घंटे का वीडियो है, पूरे नेशनल पार्क है या भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन सब के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी हैं नए और पुराने सभी प्रश्न उसमें समाहित किए गए हैं। लगभग 100 प्रश्न है। मैं कहता हूं भाई साहब वो 100 प्रश्न कर लीजिए आप, गारंटी से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और गलत हो जाए तो भाई साहब मेरे को आकर पकड़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो है पकड़ लीजिएगा, मैं गारंटी से विश्वास दिला रहा हूं। एक भी प्रश्न अगर नेशनल पार्क से इनसे पूछा जा रहा है भाई साहब उस क्लास से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सारे के सारे वहां पे करवा दिए तो भाई साहब और कहां से पूछेगा? समझ रहे मेरी बात? तो उसे जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख लें आप। ओरंग नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? राजस्थान के अंदर है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार के द्वारा जो अवरोध और प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है? तो उनको हटाने का या रिमूव करना उनको क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहलाता है। और आप अच्छे से एक चीज जानते होंगे कि ये जो आपको देखो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति दिख रही है ना, कि GPL यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन, ये भाई साहब किसकी देन है भारत में? ये हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जो कि कब लेकर आए थे? 1991 के अंदर, जिसे आप LPG के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये देखो भाई अगला प्रश्न ये रहा। देखो, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने वाला भी एक होता है और बेचने वाला भी एक होता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? द्विपक्षीय एकाधिकार। क्या कहलाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार ये कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, अरे लाइक तो कर दो कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार लाइक तो कर दो यार, कम से कम इतना तो आपके लिए बनता है, एक बार लाइक तो कर सकते हैं ना आप।
देखो भाई, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, यानी कि जो हवा चलते हैं जिसे आप गाँव के अंदर आंधी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं, जिसे आप गाँव में एक चीज और नाम भी जानते हैं जिसे बघुलिया कहते हैं, बघुलिया, बगुलिया के नाम से भी आप जानते हैं। इससे बनने वाले जो टीले होते हैं, बड़ी तेज तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती है, उनको मरुटीबा कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुटीबा के नाम से उनको जानता है। और जहां पे टीबे नहीं होते, रेत नहीं पाया जाता, उसको क्या कहते हैं, हमादा। क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। ये राइट आंसर और भी बेहतरीन बन जाएगा यहाँ से। ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई साहब पेपर में एसएससी के द्वारा कि हमादा क्या है, तो एक पथरीला संरचना है, यानी कि बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है। ठीक है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस सेल से बनी है। अधिकांश जो भू प्रॉपर्टी होती है वो किस सेल से बनी है। देखिएगा भाई, अधिकांश जो हमारा करस्ट वाला क्षेत्र जो है वो किससे बना हुआ है, तो अधिकांशतः इग्नियस रॉक से बना हुआ है। किससे, इग्नियस या आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ये राइट आंसर ए होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का सबसे बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु नदी। भाई साहब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है सिंधु नदी। सिंधु नदी या सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, यहां से पेपर में जरूर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना आप। तो देखो भाई इसके बारे में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी निकलकर कहां से आती है। देखो एक बार एक चीज और देखना आप, यहां से थोड़ा सा हल्के से, दोनों मैप आपको दिख रहे हैं, दोनों मैप दिख रहे हैं। पहले इस मैप के बारे में बात करेंगे, ये जो आपको इधर वाला दिख रहा है, ये वाला, इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये वाला, ये पूरा हमारा इंडिया का पोर्शन दिख रहा है आपको अब, ठीक है। देखो ये आपको एक पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है, इसे आप क्या नाम देते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, यानी कि कैलाश ऑफ माउंटेन के नाम से आप इसे जानते हैं। कैलाश पर्वतीय जो क्षेत्र होगा, इस कैलाश पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी निकलती है, यानी कि एक पानी की धारा निकलती है। और इस कैलाश पर्वत के ऊपर एक यहाँ पे एक ग्लेशियर वाला क्षेत्र है जिसे आप बोखरजू कहते हैं। क्या कहते हैं, बोखरचू के नाम से जानते हैं। ये बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है जिसे आप हिंदी में हिमखंड के नाम से जानते हैं। इसी बोखरचू से एक नदी ऐसे प्रवाहित होती हुई निकलती है। थोड़ा सा मैं अलग कलर से इसे डिनोट करने की कोशिश करूंगा, देखना आप ध्यान से। और ये कलर हमारा होगा कौन सा, तो ग्रीन कलर ले ले या पिंक ले भाई, पिंक आपको ज्यादा पसंद है, पिंक ही ले लेते हैं ना। ये नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से ऐसे घूम करके, और ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे एक लाइन आपको ऐसे दिख रही है, और ये सांप की तरह ऐसे भारत में आती है। ठीक है, ये भारत में आकर के फिर इस प्रकार से लद्दाख श्रेणी को काट करके और ऐसे घूमती हुई लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से और ऐसे आकर के, और यह नदी जो है आगे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर प्रवाहित होती है। तो भारत में जिस पॉइंट से ये एंट्री कर रही है, देखो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां से, ये एंट्री वाला जो क्षेत्र है, इस एंट्री वाले क्षेत्र को नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं, दमचौक के नाम से। क्या कहते हैं इसे, दमचौक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना इधर, ये जहां से भारत से बाहर निकल रही है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं चिल्लास। क्या कहते हैं भाई, चिल्लास के नाम से इसे जानते हैं। तो भारत में प्रवेश कहां से कर रही है, दमचौक से। निकल कहां से रही है, चिल्लास नामक जगह से। किस किस के बीच में बह रही है, तो देखो इधर तो एक पर्वतीय क्षेत्र ये होगा, मैं बना देता हूं आप इसे, ये एक पर्वतीय क्षेत्र होगा, इधर ये वाला पूरा का पूरा ये पहाड़ियां होंगी इधर। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, लद्दाख श्रेणी। और एक इसके नीचे होगी ऐसे ये वाले, इसका नाम होगा क्या, जास्कर श्रेणी। दोनों के बीच में बहती है। ये प्रश्न बार बार पेपर में आया है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, तो आप आंसर दे देंगे क्या, सिंधु आंसर इसका राइट हो जाएगा। आपको पढ़ा दिया गया, अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं यहां से। इसके बाद में अब सिंधु नदी भारत में से बाहर निकलने के बाद में पाकिस्तान नालायक देश में चली जाती है, और उसमें जाने के बाद में इसकी सारी की सारी मेल जो मुख्य जो इसकी ट्रिब्यूटरियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो जाकर के इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में एक जगह होगी जिसका नाम है मिठनकोट, उस मिठनकोट में जाकर के मिल जाती है। अब देखना कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, आपको दिख रही होंगी मैप के अंदर। मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं एक बार। अब देखो यहां से मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा अलग कलर से। ये इसकी एक सहायक नदी जो कि यहां से निकल कर आएगी,
ये निकल रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग बड़ा लाचाला दर्रे के पास से। दो धाराओं के रूप में निकलती है, एक धारा का नाम चंद्रा है और एक का नाम है भागा, यानी चंद्रा को लेकर भागा, यानी चंद्रा भागा का मतलब क्या होगा, और उसका नाम हो जाता है चिनाब। ठीक है, और ये ऐसे प्रवाहित होती हुई और आगे जाकर के इस प्रकार से सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नदी का नाम क्या होता है भाई साहब, चिनाब। चिनाब नदी होती है ये, जो कि बड़ा लाचाला दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकल कर आती है। इसी चिनाब नदी के ऊपर आपको 3 मेनली परियोजनाएं दिखाई देंगी, जिसमें से एक का नाम है सलाल परियोजना, एक का नाम है दुलहस्ती परियोजना, एक का नाम है बगलीहार परियोजना। तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और इसी नदी के ऊपर एक विश्व का सबसे ऊंचा एक रेलवे ब्रिज, एक पुल बनाया गया है, जिस पुल का नाम है रियासी। जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया है, रियासी पुल के नाम से जानते हैं आप उसे। रियासी जम्मू कश्मीर के अंदर पुल बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है। एफिल टावर का नाम आपने सुना होगा, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, जो कि फ्रांस में है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना ऊंचा होगा भाई साहब। बिल्कुल खतरनाक ब्रिज बना है, 1 नंबर का ब्रिज है। प्रश्न जरूर पेपर में छपेगा, करंट से भी अवगत है और नदी से भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ फिर देखो एक नदी और है, ये देखो ध्यान से, इधर वाली ये नदी आपको दिख रही है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, बेरीनाग झील से निकल करके, और ये वुलर झील का निर्माण करती हुई श्रीनगर के शहर से होती हुई, और ये जाकर के किसमें मिल जाती है, ये जाकर के मिल जाती है किसमें, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है झेलम नदी। प्रश्न पिछले दिनों पूछा गया कि झेलम नदी जो है, इस झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब एक प्रश्न और बन जाता है यहां से कि झेलम नदी कौन सी झील का निर्माण करती है, तो उस झील का नाम है वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यही वुलर झील जो है, यह भारत में गोखुर झील का भी उदाहरण या उसका भी एक जो है एग्जाम्पल मानी जाती है। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न और बनता है कि वुलर झील जो है भारत और जम्मू कश्मीर इसमें पाकिस्तान नालायक देश का नाम लेते भी हमें शर्म आती है कि इतना घटिया देश है ना ये, कि क्या ही बात है, बस क्या ही बोले इसके बारे में। नल्ला है भाई साहब बिल्कुल ये। कभी ना कभी मौका मिलेगा भाई साहब, तैयार है भारतीय सेना। आप जैसे जवान जाबाज जब सेना में भर्ती होंगे तो मेरे को पता है सल्टा देंगे इस नालाई को, यहां से नस्ते नाबूद करेंगे दोबारा से इसे। क्या ये हमारे सामने ये दिखाता है, आंखें दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, भोंकता है दूर से। ठीक है, देखेंगे कभी ना कभी इसका इलाज, ठोकेंगे इसे अच्छे से, ठोकेंगे, भांद भांद कर, घसीट घसीट कर मारा जाएगा इसे। तो आगे देखें इसके बारे में। इस झेलम नदी का एक नाम और आपको पौराणिक नाम देखने को मिलेगा। झेलम को बोलते हैं वितस्ता के नाम से, चिनाब को बोलते हैं अस्किनी के नाम से। फिर एक नदी और है, देखो ये रही, जो कि इसकी सहायक है, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश से और होती हुई आगे जाकर के पंजाब के रास्ते, और यह चिनाब नदी में जाकर के आगे मिलती है। नदी का नाम क्या है, रावी नदी। और रावी नदी को ही पौराणिक नाम दिया गया है क्या, रावी नदी का ही नाम है पुरुषनी नदी, या इसे ही आप इरावदी नदी के नाम से भी जानते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में यह प्रश्न आया है कि इरावदी, यार इसमें जो अपनी नदी है इरावती या इरावदी भी बोलते हैं इसे, तो कौन सी नदी का पौराणिक नाम है, तो ये रावी नदी का पौराणिक नाम है। रावी को पुरुषनी भी कहते हैं या इरावती या इरावदी भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना आप अच्छे से, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में बात कर ले कि ये जो नदी है, इस नदी के अंतर्गत यहां से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि रावी नदी के ऊपर आपको एक परियोजना देखने को मिलेगी। रावी नदी पर कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी, थिन बांध परियोजना। कौन सी, थिन बांध परियोजना रावी नदी पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में फिर एक और ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। देखिएगा ये रही ट्रिब्यूटरी, देखो भाई, ये इधर से रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से ऐसे निकल करके और ऐसे आकर के सतलुज में मिल जाती है। नदी का नाम है व्यास। गुलाबी पिंक कलर वाली नदी की बात कर रहा हूं मैं, ये पिंक कलर वाली नदी जो आपको बेहतरीन पसंद आता है ये कलर, ये पंजाब में जाकर के और व्यास नदी में, सतलुज नदी के अंदर व्यास नदी मिल जाती है। क्योंकि ये जो आपको रिवर दिख रही है ना, ये वाली देखना, ये ध्यान से, ये जो रिवर जो राक्षस ताल झील से निकल करके और ऐसे करके भारत में आती है, इस नदी को हम कह रहे हैं सतलुज नदी। क्या कहते हैं, सतलुज नदी। और ये मिठन कोट में पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है,
तो मिठनकोट पाकिस्तान में जाकर ये किससे मिलती है? सिंधु से जाकर मिलती है, और इसी में पंजाब में आकर व्यास नदी मिलती है। अब एक प्रश्न यहां से बना भाई, देखो ऐसी कौन सी नदी है, पंच नदी का मतलब ये 5 मुख्य नदियां हैं, इनमें से ऐसे कौन सी नदी है जो केवल भारत में बहती है? तो वो आप दिख रहे होंगे आपको, जो है व्यास नदी जो है ये केवल भारत में बहती है। ठीक है, व्यास नदी को संस्कृत या पौराणिक नाम पूछे तो विपाशा, और परियोजना पूछ ले तो पोंग डैम होगा, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी राक्षस ताल झील से निकलती है, तिब्बत में इसे लोंगचेन खंबान कहते हैं। और इसी नदी सतलुज नदी की बात कर ले तो इसके ऊपर एक परियोजना है जिसे आप भाखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से आप इसे जानते हैं। ये पेपर में जरूर प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी नदी थी? तो ये हमारे पास नदी थी जिस नदी के बारे में हमने बात की है, और नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है सिंधु नदी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वहाँ पे पहाड़ीय क्षेत्र था, तो एक बार इधर से थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको करवा देता हूँ, देख लेना भाई साहब नदी के बारे में। नाम लिखे हुए PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आराम से वहाँ से देख लेना आप, है ना। तो देखो ये नदी जो आपको दिख रही है ना, ये वाली नदी, इस नदी का नाम है क्या? इस नदी का नाम है अपनी का सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद में ये जो नदी आपको दिख रही है, ये रही ये नदी, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है झेलम नदी, जो कि बेरीनाग झील से निकलती है। फिर उसके बाद में बात कर ले, ये नदी आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली, इस नदी का नाम है पूरी की पूरी नदी का चिनाब नदी, अस्किनी कहते हैं। उसके बाद में एक ये निकल कर आ रही है नदी इधर से, इस नदी का नाम है व्यास नदी, तो चिनाब में आकर मिल जाती है। एक नदी अपने पास ये वाली है, देखो ये वाली, ये पूरी की पूरी बड़ी नदी आ रही है इधर से घूमते हुए, ऐसे ये आ रही है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सतलज। और ये बीच में जो एक नदी और आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है व्यास नदी। ये पंजाब में मिल जाती है इसमें, तो ये आप यहां से याद रखेंगे इस नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र अपना समाप्त हो चुका है। एक प्रश्न यहां से बनता है, देखो झेलम और सिंधु के बीच में है, आपको मिलेगा चल दो आब, सॉरी सिंध सागर दो आब। क्या मिलेगा? सिंध सागर दो आब। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो दो आब है उसे कहते हैं सिंध सागर दो आब। और झेलम और चिनाब के बीच का है उसे कहते हैं चल दो आब। और झेलम और रावी के बीच का है उसे, सॉरी चिनाब और रावी के बीच का है उसे क्या कहते हैं? रचना दो आब। और रावी और व्यास के बीच का ये जो है इसे कहते हैं बीस्ट दो आब के नाम से, सॉरी बारी दो आब के नाम से, बारी दो आब। और व्यास और सतलुज के बीच का जो है उसे कहते हैं बीस्ट दो आब। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब एक प्रश्न और ये बनता है, देखो क्या 1960 के अंदर होता है सिंधु नदी जल समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। एक तरफ हमारा इंडिया था और एक साइड से कौन सा देश था? एक तरफ से हरामखोर पाकिस्तान था। तो आपने देखा होगा कि एक सिंधु नदी, एक झेलम नदी, एक चिनाब नदी, तीनों नदियों के पानी का 80% प्रयोग तो पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का प्रयोग भारत करेगा। लेकिन नीचे की जो 3 नदियां हैं, सतलुज हो गई, रावी हो गई और व्यास हो गई, उनके पानी का 80% भारत करेगा प्रयोग और 20% नालायक पाकिस्तान करेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ कि बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। और PDF लेने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है GK बाई विक्रम सर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप ज्वाइन जा करके कर सकते हैं। तो PDF वहां पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।